हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो राजनीतिक विज्ञान का टॉपिक पढ़ रहे थे व्यवस्थापिका संसद, उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, हमने जो संसद जो व्यवस्थापिका शुरू की थी बात की, उसके अंदर हम पढ़ रहे थे राज्यसभा का गठन। और राज्यसभा गठन में हमने कुछ टॉपिक किए भी हैं। हमने ये पढ़ा कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था 250 होते हैं, उसके अंदर 238 वो होते हैं जो राज्यों और संघ राज्यों से चुनकर आते हैं, और 12 वो होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में राज्यसभा के 245 मेंबर हैं। उसके अंदर 229 तो वो सदस्य हैं जो राज्यों से आते हैं, 4 वो सदस्य हैं जो संघ राज्यों से आते हैं, और 12 सदस्य वो हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 80-3 के तहत, जिनको कोई चैप्टर विशेष में कोई विशेष नॉलेज हो, यानी कोई स्पेशल उनको नॉलेज हो, इसलिए उनको वहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 80(3) के तहत। उसके बाद नेक्स्ट हम जो टॉपिक करते हैं, इसका हमने जो राज्यसभा के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, राज्यसभा के बारे में हमने भाषा भी किया। आज आता है हमारा राज्यसभा का कार्यकाल। देखो, इसके अंदर 2 फैक्ट है। आपको मैं पहले इसको करने से पहले आपको इसको बता देता हूँ भी इसके कौन कौन से फैक्ट है, कौन कौन सी बात आपको याद रखनी है। मैं 2% लिखता हूँ यहाँ पर। पहला पर्सन मैं ये लिखता हूँ, राज्यसभा का कार्यकाल है। राज्यसभा का कार्यकाल है, यह कार्यकाल कितना है। देखो, राज्यसभा का, या आप कह सकते हो संसद का जो द्वितीय सदन होता है वो राज्यसभा ही होता है, उसका कार्यकाल कितना है। तो आप आंसर दोगे, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, ये एक स्थायी सदन होता है, ध्यान रखना, स्थायी सदन। अब इस प्रश्न के बारे में आपको बताता हूँ। देखो, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। लोकसभा 5 साल के बाद फिर से चुनाव होते हैं, या 5 साल से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है, यानी मध्यवर्ती चुनाव भी करवाए जा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा एक स्थायी सदन, इसका कोई कार्यकाल नहीं है। ठीक है, आपको ये बता देता हूँ, लोकसभा अस्थायी सदन है और राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसका मतलब इसका कोई कार्यकाल नहीं है, ये स्थायी है, ये परमानेंट है, इसको कभी होता ही नहीं है कभी भंग। यानी इसका मतलब है जो चुनाव होते हैं ना, इनका इस प्रकार से रखा गया है कि सदस्य बदलते रहते हैं लेकिन राज्यसभा स्थायी रहती है, यानी राज्यसभा भंग नहीं होती। इसी के आधार पर अगर मैं इसका दूसरा क्वेश्चन की बात करूं आपके सामने, मैं यहाँ लिख देता हूं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है। देखो, 2% आ गए। एक तो सीधा पूछा गया आपसे राज्यसभा का कार्यकाल, तो आप आंसर दोगे जी इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, ये स्थायी सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होता। सेकंड पर्सन मैंने आपसे पूछा राज्यसभा के सदस्यों का, पहले तो सीधा आया था राज्यसभा, और दूसरा पूछा हूं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, फिर आप आंसर दोगे 6 वर्ष। क्या आंसर दोगे? 6 वर्ष। दोनों पर्सन समझ गए आप। अगर आपसे देखो, ऐसे कोई मेरे हिसाब से तो एग्जाम में +2 +1 में तो आते नहीं है, लेकिन आपके पता होना चाहिए आपको, तो वैसे आपके सिलेबस में भी है, लेकिन इतनी डीपली क्वेश्चन पूछे नहीं जाते आपसे, क्योंकि ये तो जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें आते हैं, और +2 के बाद आपको ये कंपटीशन एग्जाम को ही फेस करना पड़ेगा, तो आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। +2 के बारे में तो विशेष नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ध्यान रखना, राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, तो आप कहोगे जी एक स्थायी सदन है, ये भंग नहीं होती। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, तो आप आंसर दोगे जी 6 वर्ष। अब ये 6 वर्ष कार्यकाल होता है, ये होता किस तरह है, आप कहते हो ये भंग नहीं होती, इसका मतलब सभी सदस्यों का एक साथ चुनाव नहीं होता। देखो, इसका एक लिखा गया है भी, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य या 1/3 सदस्यों को रिटायरमेंट दे दिया जाता है, यानी वो रिटायर हो जाते हैं और उसके स्थान पर नए सदस्यों को चुन लिए जाते हैं। ये इसकी प्रक्रिया होती है, यानी प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं, रिटायरमेंट होते हैं, और उसके स्थान पर नए सदस्यों को चुन लिया जाता है। यानी ये प्रक्रिया प्रत्येक 2 वर्ष के बाद चलती रहती है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या हो जाता है, चुनाव हो जाता है। ऐसे नहीं होता, अभी सभी सदस्यों का इकट्ठा चुनाव नहीं होता। जिसका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो चुका है, जो 1/3 सदस्य हैं उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है, और उसके स्थान पर उतने ही सदस्यों का फिर से चुनाव कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसका कारण ये एक साथ भंग नहीं होता, इसी कारण ये क्या है, एक स्थायी सदन है, ये तो परमानेंट चलता है।
सिर्फ सदस्य उसके अंदर 2 वर्ष के बाद बदलते रहते हैं। और एक सदस्य एक बार राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद दूसरी बार भी पुनः निर्वाचित हो सकता है। वो ऐसा नहीं भी एक बार सदस्य बनेगा फिर नहीं बन पाएगा, यानी कितनी ही बार वो क्या कर सकता है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, हमारी ये संविधान में कोई पाबंदी नहीं है भी एक बार या 2 बार या 3 बार, इसी कोई पाबंदी नहीं है, यानी कितनी बार इस एक सदस्य रहता है वो निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, तो राज्यसभा के कार्यकाल समझ गए आप। तो आप कहोगे राज्यसभा एक स्थायी सदन है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 6 वर्ष होता है। और 6 वर्ष की जो प्रक्रिया होती है वो ऐसी होती है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो 1/3 सदस्य है वो बदल जाते हैं, उसके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है, यानी ये रेगुलर चलता रहता है। ठीक है, ये भंग नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अब बात आती है आपकी राज्यसभा के पदाधिकारी की। राज्यसभा के पदाधिकारी, इसके बारे में ध्यान से देखो आप। ये आप एक तो आर्टिकल 64 पढ़ोगे और आर्टिकल 89, यानी आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 के तहत है वो आपका क्या है, राज्यसभा के पदाधिकारी किए गए हैं। आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 के तहत ये इसके पदाधिकारी होते हैं वो क्या होते हैं, इनके पदाधिकारी होते हैं वो एक तो होता है सभापति और एक होता है उपसभापति। सभापति और उपसभापति का क्या किया जाता है, यानी ये कौन होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, जैसे हमने लोकसभा अध्यक्ष की बात की, ये अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है लेकिन उसको कहा जाता है सभापति। अगर सभापति उस टाइम अपने पोस्ट पर नहीं है, मान लो कोई बैठक हो रही है, क्योंकि एक अध्यक्ष तो चाहिए कोई बैठक को करने के लिए, सभापति तो चाहिए। सभापति उस समय नहीं है पोस्ट के ऊपर, किसी भी प्रकार से वो या तो बीमारी के कारण या मृत्यु के कारण, ऐसी स्थिति में जो उपसभापति होता है वो सभापति की पोस्ट संभालता है, यानी उसके जो भी कार्य होते हैं वो उपसभापति करते हैं। तो इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, देखो राज्यसभा में जो सभापति होता है ना वो उपराष्ट्रपति होता है, ये बात आप ध्यान रखना। आर्टिकल 64 के तहत, यानी 64 और 89 में वो सभापति उपसभापति है। तो राज्यसभा का सभापति होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। क्या होता है, निर्वाचन। आप पढ़ोगे कार्यपालिका, जब हम ये तो व्यवस्थापिका कर रहे हैं, संसद कर रहे हैं, कार्यपालिका में आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही पढ़ोगे। तो उपराष्ट्रपति होता है वो कौन होता है, ध्यान रखना, वो राज्यसभा का सभापति होता है। ये बात आप विशेष ध्यान रखना, बहुत क्या हर बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति को एक ध्यान रखना, जो वेतन मिलता है वो सभापति के रूप में मिलता है। जो वेतन मिलता है वो किसके रूप में मिलता है, सभापति के रूप में ही मिलता है। उपराष्ट्रपति के रूप में उसको वेतन नहीं मिलता, क्योंकि वो राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। अब सुनो बात, इसका मतलब जो राज्यसभा है, जो सभापति उसका सभापति है, उपराष्ट्रपति है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। क्यों, क्योंकि इनका तो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष विधि से, लोकसभा राज्यसभा मिलकर इसका क्या करते हैं, निर्वाचन करते हैं। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, तो वो तो क्या करते हैं, इसका निर्वाचन करते हैं। इसका मतलब ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। और जो आर्टिकल 89 है उसमें ये कहा गया है भी राज्यसभा के लिए एक उपसभापति भी होगा। देखो, राज्यसभा के लिए एक सभापति होगा तो उसकी बैठक को चलाएगा, पूरी उसकी बैठक को, उसकी पूरी व्यवस्था करेगा। यानी ध्यान रखना, ये सभापति होता है ना, अगर राज्यसभा की बैठक हो रही है उसके अंदर अगर किसी को बोलना है, किसी को कोई अपनी बात रखनी है, तो पहले उसको सभापति से परमिशन लेनी पड़ती है। यानी सभापति होता है जो उसको बोलने का, कब बोलना है, कितने टाइम बोलना है, क्या बात रखनी है, ये टोटल बात जो डिसाइड करता है वो सभापति करता है। ठीक है, तो एक सभापति होगा। और 89 आपको क्या कहता है, आर्टिकल 89 वो कहता है राज्यसभा के लिए उपसभापति भी होगा, लेकिन उपसभापति होगा ना वो राज्यसभा का सदस्य होगा, ये ध्यान रखना, राज्यसभा का सदस्य होगा। इसका मतलब राज्यसभा के सदस्यों में से ही एक उपसभापति का बनाया जाता है। देखो, जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ठीक है, ये पदेन सभापति होता है, यानी ये बाहर का व्यक्ति होता है जो उसकी सभापति पर कार्य करता है। लेकिन उपसभापति होता है वो राज्यसभा के सदस्य होता है,
यानी राज्यसभा के सदस्य में से ही एक उपसभापति को बनाया जाता है। वो इसलिए बनाया जाता है ताकि सभापति जब अपना काम नहीं कर सकता या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा हो, देखो ये भी ध्यान रखना, अगर राष्ट्रपति अपनी पोस्ट पर नहीं है या राष्ट्रपति कोई विदेशी दौरे पर लंबे टाइम से गया हुआ है या बीमारी की स्थिति में है या राष्ट्रपति की मृत्यु हो चुकी है, ऐसी स्थिति में जो कार्य करता है वो उपराष्ट्रपति करता है राष्ट्रपति के पद पर। इसका मतलब जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के लिए काम कर रहा है, यानी राष्ट्रपति की पोस्ट पर काम कर रहा है, ऐसी स्थिति में ये सीट तो खाली होगी ना। अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की स्थिति में काम कर रहा है तो सभापति तो वो रहेगा नहीं, अब नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थिति में जो काम करेगा वो कौन करेगा? उपसभापति करेगा। ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति का पदभार संभाल चुका है, वहां पर जैसे अपने होते हैं ना, सरपंच नहीं रहता तो उपसरपंच काम संभाल रहता है, उसी प्रकार सभापति अगर मान लो अपनी पोस्ट पर नहीं रहता, क्योंकि जब सभापति यानी उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर काम कर रहा होता है तो ऐसी स्थिति में ये पोस्ट खाली हो जाती है, तो इसका मतलब यहाँ तो कोई व्यक्ति है ही नहीं। फिर बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपसभापति करता है। कौन करता है? उपसभापति। तो आपको ध्यान रखना है, एक मेन बात तो ये ध्यान रखना है भी आर्टिकल 64 और 89 89 के तहत क्या है, हमारे सभापति और उपसभापति का गठन किया गया है राज्यसभा में। तो राज्यसभा में सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। वही क्या करता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है। और जो उपसभापति होता है वो 89 के तहत राज्यसभा में उपसभापति भी होता है। जो उपसभापति होता है वो उस राज्यसभा के सदस्यों में से ही क्या बनाया जाता है, उसको उपसभापति बनाया जाता है, नहीं वो बाहर का व्यक्ति नहीं होता। ये तो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है, तो सभापति और उपसभापति जो राज्यसभा के क्या होते हैं? पदाधिकारी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे जो इससे संबंधित जो टॉपिक है गठन से राज्यसभा से संबंधित। उसके बाद करते हैं हम लोकसभा का गठन। देखो ये आपका राज्यसभा का बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, उसकी सदस्य संख्या को हम पढ़ चुके हैं, उसके अवधि उसका कार्यकाल को हम पढ़ चुके हैं, उसके जो पदाधिकारी है उसको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके संसद के कार्य वो आगे हम दोनों राज्यसभा लोकसभा गठन के बाद करेंगे, क्योंकि जब बात संसद की आती है ना, बात संसद की आती है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा राज्यसभा दोनों की बात हो रही है, क्योंकि इनसे मिलकर ही तो संसद बनती है। अगर मैं स्पेशल लोकसभा को स्पेशल राज्यसभा को फिर तो ठीक है, अलग अलग सदन की बात हो रही है। अगर मैं संसद को, इसका मतलब ये दोनों की बात हो रही है, लोकसभा राज्यसभा दोनों की बात हो रही है। तो राज्यसभा का हम गठन कर चुके हैं, उसके बाद लोकसभा गठन करेंगे, उसके बाद हम संसद के कार्य करेंगे, यानी हम राज्यसभा लोकसभा दोनों के कार्य क्या है, अधिकार क्या है, अभी वो कौन कौन से कार्य करती है उसको पढ़ेंगे हम। तो बात करते हैं सबसे पहले लोकसभा के गठन की, और इसके बारे में मैंने बताया था आर्टिकल 81 के तहत। देखो ये रेगुलर चलता है, जो संसद है वो 79 79 में है, उसके बाद राज्यसभा जो 80 में है 80 में है, और उसके बाद लोकसभा, और लोकसभा गठन है वो 81 में है। ठीक है, यानी 79 से हमारी संसद शुरू हो जाती है, उसके बाद 80 81, उसके बाद 85 के अंदर हमने 70 पढ़े थे। ठीक है, 89 89 के तहत हमने क्या पढ़ा था, एक उपसभापति होगा जो राज्यसभा का ही सदस्य होगा, और राज्यसभा के सदस्यों में से क्या बनाया जाता है, एक उपसभापति को बनाया जाता है। इसके गठन की हम बात करें तो देखो लोकसभा के गठन की, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम प्रथम सदन भी कहते हैं, ये लोकप्रिय सदन है, ये जनता का सदन है, ये युवा सदन है। ठीक है, इसके अंदर हमने पढ़ा था लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र क्या होती है, न्यूनतम अनिवार्य होती है। जो व्यक्ति 25 वर्ष का हो जाता है उसके बाद वो क्या कर सकता है, लोकसभा सदस्य के लिए निर्वाचन के लिए उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, यानी उसका सदस्य बन सकता है, विजयी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकसभा के गठन की 81 के अंदर। देखो लोकसभा गठन की हम बात करें तो इसके अंदर पहले 500 सदस्य थे अधिकतम। कितने थे? तो अधिकतम लोकसभा में 500 सदस्य हो सकते हैं। उसके बाद एक संविधान संशोधन हुआ था 31वां संविधान संशोधन किया गया था 1974 के अंदर। ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ आपको। देखो उसकी जब लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या रखी गई थी वो रखी गई थी 500, लेकिन 31वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में। इसके तहत
31वें संविधान संशोधन के तहत इसकी जो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो 552। आपको तो ये याद नहीं रखना 500 क्या है, ये 1974 से पहले 500 सदस्य यानी अधिकतम 500 सदस्य लोकसभा में हो सकते थे, लेकिन 1974 के बाद इसके अंदर परिवर्तन किया गया, ठीक है, 31वां संविधान संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत इसके सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अब वर्तमान में कितनी जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, 552। मैं अधिकतम कह रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा की आप अनुसार दोगे 552 हो सकती है। इनको अगर हम डिवाइड करें आगे, ये 81 के अंदर ही है, टोटल 81 के अंदर है, इसको हम आगे डिवाइड करें तो क्या होती है, जो 530 है, सॉरी 530, जो 530 है वो तो आती है राज्यों से, जितने हमारे यहाँ पर राज्य हैं भारत के अंदर, वर्तमान में जैसे 28 राज्य हैं, 530 है वो तो आते हैं राज्यों से निर्वाचित होकर, राज्यों से निर्वाचन होकर। इसके बाद जो 20 है वो आते हैं संघ राज्यों से, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, 20 देश है वहां से आते हैं। और उसके बाद हम बात करें ये 530 और 20 कितने हो गए, 550, जो 2 सदस्य बचे हैं, क्योंकि टोटल 552 हो सकते हैं ना, अधिकतम कितने हो सकते हैं, 552। इसके अंदर जो 2 सदस्य बचे हैं वो होता है आर्टिकल 331 के तहत, आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगे, राष्ट्रपति को यदि ऐसा लगे कि जो ये गठन हुआ है, जो लोकसभा बनी है, उसके अंदर जो आंग्ल भारतीय है, जिसे हम एंग्लो इंडियन समुदाय बोलते हैं, एंग्लो इंडियन जो समुदाय बोलते हैं, आंग्ल भारतीय जो समुदाय बोलते हैं, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी आंग्ल भारतीय समुदाय है, उनका प्रतिनिधित्व, उनका कोई भी व्यक्ति जीतकर लोकसभा में नहीं पहुंचा। फिर राष्ट्रपति पर डिपेंड है ये सारा। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय है उसका कोई भी व्यक्ति वर्तमान लोकसभा में पहुंचा ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो आर्टिकल 331 के तहत 2 सदस्यों को, जो एंग्लो इंडियन से संबंधित होता है, एंग्लो इंडियन, इसके सदस्य मनोनीत कर सकता है, ध्यान रखना, मनोनीत कर सकता है। यदि उसको ऐसा लगे भी उनके सदस्यों का निर्वाचन नहीं हुआ, या वो उनके जो आंग्ल भारतीय समुदाय है उनका कोई भी सदस्य इस लोकसभा में नहीं चुना गया, तो आर्टिकल 331 के तहत 2 सदस्यों को क्या कर सकता है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, जो किससे संबंधित होते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित होते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय। ये बात आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था राज्यसभा में राष्ट्रपति कितना मनोनीत करते हैं, आप कहोगे जी 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, 12 सदस्य, आर्टिकल 83 के तहत। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, आप कहोगे जी 2 सदस्य मनोनीत करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2। अगर मैं आपसे पूछूं संसद में कितने मनोनीत करता है राष्ट्रपति मनोनीत, देखो प्रश्न क्या है। यहाँ तो मैंने सिर्फ आपको राज्यसभा के बारे में पूछा, राज्यसभा का आंसर दोगे जी 12 सदस्य मनोनीत करता है। यहाँ पर मैंने लोकसभा के बारे में पूछा, लोकसभा में कहूँगी राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है, और मैंने आपको क्या बात कही थी, संसद वो होती है जो लोकसभा राज्यसभा दोनों होते हैं ना संसद में, यानी जब संसद की बात आती है इसका मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों की बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है तो दोनों को जोड़ दो, 12 और 2 14, आप आंसर दोगे संसद में 14 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। बात समझ रहे हो। फिर राज्यसभा में 12 है, लोकसभा में 2 है। जब मैं संसद की बात कर रहा हूँ तो संसद बिल्कुल सिंपल है, जब संसद आती है तब मैंने कहा था लोकसभा राज्यसभा दोनों की बात हो रही है, इसका मतलब संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों होती है तो दोनों को जोड़ दो, 12 और 2 14। अगर आपसे उनसे पूछे राज्यसभा में आंसर दोगे 12, अगर आपसे पूछे लोकसभा में आंसर दोगे 2, अगर आपसे पूछे संसद में तो आप आंसर दोगे 14। संसद में 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, ये तो होगी आपकी बेसिक कॉमन सी बात। तो अधिकतम 552 हो सकते हैं, इसमें 530 राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं, 20 संघ राज्यों से आते हैं, और 2 आते हैं वो कहाँ से आते हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय से आते हैं। तो इसे राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। ये तो होगी अधिकतम सदस्य संख्या की। अगर मैं बात करूं वर्तमान सदस्य संख्या,
वर्तमान सदस्य संख्या की। तो जो वर्तमान है उसमें सदस्य संख्या कैसे है वो क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो वर्तमान में जो सदस्य, देखो अधिकतम तो कितनी हो सकती है, इसका मतलब 552 तक इसकी सदस्य संख्या हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितनी है आप समझ दोगे जी 545 हो सकती है। 552 वर्तमान में कितनी है 545, इसका मतलब वर्तमान में 545 से सदस्य संख्या पाई जाती है। अब 545 में से क्या है, जो 530 है वो तो आते हैं राज्यों से। कहाँ से आते हैं, राज्यों से। जो 13 है वो आते हैं संघ राज्यों से। 530 और 13 कितने हो गए 543, और 2 होते हैं वो राष्ट्रपति क्या करता है, आर्टिकल 331 के तहत मनोनीत करता है। और मनोनीत किन्हें करता है, जो आंग्ल भारतीय समुदाय है। हम 2 बार कर चुके हैं ये आंग्ल भारतीय समुदाय, ठीक है। अब बात आती है टोटल, तो आप छोड़ दोगे 12। अधिकतम कितनी हो सकती है 552 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। वर्तमान में कितनी है 545 है। अधिकतम हो सकती है सदस्य संख्या 552, वर्तमान में कितनी है 545, ठीक है। अब इसी के आधार पर अगर बात करें, एक परिसीमन आयोग होता है, जो परिसीमन आयोग का एक काम होता है कि जैसे ही जनगणना होती है ना, उसके आधार पर वो क्या करता है, आगे से आगे जो लोकसभा के जो क्षेत्र होते हैं उनको डिसाइड करता है, यानी इनकी संख्या को बढ़ाता है या कम करता है। तो लोकसभा सदस्यों की संख्या है, उनको जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ानी तो पड़ती है ना। तो जैसे जैसे मान लो जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है ना, वो जनसंख्या के आधार पर होता है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, राज्यसभा में भी, राज्यसभा में बताया था ना हमने, यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो वहां पर 31 सदस्य चुनकर आते हैं, राजस्थान से 10 आते हैं, यानी जनसंख्या के आधार पर सदस्यों का जो हमारे डिसाइड किया गया है। इसी प्रकार लोकसभा का सदस्य है वो भी क्या है, जनसंख्या के आधार पर है। लेकिन जैसे जैसे जनगणना होती है वैसे वैसे परिसीमन आयोग भी क्या करता है, उनके सदस्यों की संख्या को डिसाइड करता है, परिवर्तन करता है। लेकिन एक 84वां संविधान संशोधन हुआ था, 84वां, यहाँ लिख देता हूं मैं, 84वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2011 में। एक 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 के अंदर। इसके तहत क्या डिसाइड किया गया था, तो जो लोकसभा की सदस्य संख्या है, लोकसभा की सदस्य संख्या, उसको 2026 तक परिवर्तन नहीं किया जाएगा, परिवर्तन नहीं किया जाएगा, या आप ये कह सकते हो 2026 तक यथावत रहेगी, यथावत रहेगी। यानी जैसी पहले है, जैसे अधिकतम 552 है, तो 2026 तक अधिकतम 552 ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये 84वें संविधान संशोधन 2011 के तहत डिसाइड कर दिया गया संसद के द्वारा, ठीक है। अब हम एक बार और इसके गठन की बात करते हैं। देखो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552, लोकसभा में वर्तमान में सदस्य संख्या है 545, जो 552 की गई थी वो 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा की गई थी, ठीक है। उसके बाद 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 में, उसके तहत डिसाइड कर दिया गया, पक्का निर्णय ले लिया गया अभी 2026 तक जो लोकसभा की सदस्य संख्या है उसको यथावत ही रहेगी, जैसी अब है वैसे ही 2026 के बाद ही उसको देखा जाएगा बढ़ाया जाए या न बढ़ाया जाए, ठीक है। 2026 तक तो उसको फिक्स कर दिया गया है। ये आपका आ गया लोकसभा के सदस्यों के बारे में, भी कितने सदस्य हैं लोकसभा में। अब आगे नेक्स्ट आपका आता है लोकसभा के गठन के अंदर ही लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, कैसे चुनकर आते हैं। देखो राज्यसभा में तुमने ये पढ़ा था, अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। लेकिन ध्यान रखना लोकसभा में जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन। इसका मतलब डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यहाँ पर जनता के द्वारा वोटिंग की जाती है। देखो राज्यसभा में जो वोटिंग होती है वो तो होता है राज्यसभा, जो राज्य होते हैं, राज्य की विधानसभा, एमएलए होते हैं वो वोटिंग करते हैं, जनता नहीं करती।
इसी कारण वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। यहाँ पर जनता वोटिंग करती है और स्पष्ट रूप से आर्टिकल 326 में लिखा गया है, आर्टिकल 326 भी जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है, 18 वर्ष यानी वयस्क मताधिकार, हम ये पढ़ चुके हैं, वयस्क मताधिकार, तो जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है और मतदाता सूची में इसका नाम है, मतदाता सूची में इस व्यक्ति का नाम है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, इसके लिए वोटिंग कर सकता है, यानी क्या कर सकता है, वोट देने का उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये आर्टिकल 326 में लिखा गया है। तो समझ आ गई ना बात। फिर निर्वाचन होता है, इसका प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है वो कौन करती है, जनता करती है, वो करती है जनता। इसी कारण हमने लोकसभा को क्या कहा था, अगर आपको याद हो तो, लोकसभा को हमने जनता का सदन कहा था ही नहीं कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि वहां पर भेजती है, प्रत्यक्ष वोटिंग करके अपने प्रतिनिधि को क्या करती है, संसद में भेजती है, लोकसभा में भेजती है। इसको हमने लोकप्रिय सदन कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि जनता का लोकप्रिय, अरे जो व्यक्ति जनता में लोकप्रिय होता है वही तो विजयी होता है, जो जनता में लोकप्रिय होता है वही तो जीतता है जनता के वोट के द्वारा। अगर वो लोकप्रिय है, इसका मतलब जनता का जो विश्वास है वो कहाँ जा रहा है, लोकसभा में जा रहा है। तो जनता को जिस पर विश्वास होता है, जो लोकप्रिय होता है, उस व्यक्ति को वोट देती है, और जो वोट से जीतता है वो संसद में चला जाता है, लोकसभा में चला जाता है। इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं। ठीक है, तो लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। जनता यानी प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, वोटिंग करती है, मत देती है। और मत कैसे देती है, यानी आर्टिकल 326 में लिखा गया है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है, यानी वयस्क मताधिकार के तहत, यानी 18 वर्ष का व्यक्ति, अपने कहा ना वयस्क मताधिकार, यानी 18 वर्ष या उससे ऊपर वाले व्यक्ति को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, वो होता है वयस्क मताधिकार। एक निश्चित उम्र होती है, और जो निश्चित उम्र प्राप्त कर लेता है उस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो उसका मतदाता सूची में नाम जुड़ जाता है, और जैसे ही मतदाता सूची में नाम जुड़ता है तो वो क्या करता है, वोट देने के लिए चला जाता है। यानी जैसे ही MP यानी जो सांसद होते हैं, लोकसभा में कौन होता है, सांसद, सांसद यानी MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो व्यवस्थापिका के जो सदस्य होते हैं। ठीक है, और व्यवस्थापिका भी हम तो संसद बोलते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इनका निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है, जनता के द्वारा किया जाता है। इसी कारण इसको जनता का सदन कहते हैं, उसको लोकप्रिय सदन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। निर्वाचन के बाद आपका आता है लोकसभा का कार्यकाल। देखो, निर्वाचन तो हमने पढ़ा, संसद का लोकसभा गठन हमने पढ़ लिया, अभी कितने सदस्य हो सकते हैं, कैसे परिवर्तन हुए थे, वर्तमान में कितने हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं, राज्यों से कितने आते हैं, संघ राज्यों से कितने आते हैं, और राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, और इनका निर्वाचन कैसे होता है, इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है, जनता के द्वारा किया जाता है। अब बात आती है लोकसभा कार्यकाल कितना होता है, इसके बारे में देखो आप ध्यान से। देखो, लोकसभा होती है ना, वो एक अस्थायी सदन है। क्या है, अस्थायी सदन है। हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा था, वो एक स्थायी सदन होता है, वो कभी भंग नहीं होता। लेकिन लोकसभा एक अस्थायी सदन है। इसको क्या होता है, मध्यवर्ती चुनाव भी कराए जा सकते हैं, यानी इसका जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतः कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। कितने का होता है, 5 वर्ष का होता है। और सामान्यतः मैंने शब्द क्यों लिखा साथ में, क्योंकि सामान्यतः होता है, फिक्स नहीं होता, पक्का नहीं होता। अभी वो एक बार उसकी सरकार बन गई तो 5 वर्ष चलेगी, बहुत बार ऐसा हुआ है। और अभी हमारे राजस्थान के अंदर जो अशोक गहलोत जी इस्तीफा दे देते, यानी सरकार गिरती गिरती बची है। अगर उनके पास पूरे MLA नहीं होते ना तो उसकी सरकार गिर जाती है अब तक, यानी नए चुनाव कराने पड़ सकते थे, या कोई नई सरकार साठ गांठ कर कर अपने बहुमत तैयार कर कर वो क्या आ सकती थी, वापिस सत्ता में आ सकती थी। तो कहने का मतलब इसका कोई फिक्स नहीं है कि 5 वर्ष ही होगा। अभी एक बार सरकार बनने के बाद 5 वर्ष के बाद ही चुनाव होंगे, ये अस्थायी है। 5 वर्ष से पहले भी क्या हो सकती है, भंग हो सकती है, यानी 2 साल, 1 साल, 2.5 साल,
कभी भी क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। आप देख लो, आप जब 1977 यानी 1977 की बात करोगे, जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी, आपको एग्जांपल देता हूँ, 1977 में जनता पार्टी थी एक, और इसका जो पीएम था वो था मोरारजी देसाई। कौन था? मोरारजी देसाई। ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री था, यानी इससे पहले जितने प्रधानमंत्री बने थे वो कांग्रेस से संबंधित थे, लेकिन ये वो व्यक्ति था जो कांग्रेस से संबंधित नहीं था। ये प्रथम व्यक्ति था जो कांग्रेस से संबंधित नहीं था और प्रधानमंत्री बना था। ये जनता पार्टी थी, लेकिन इसकी सरकार 1979 में गिर चुकी थी, बनी नहीं, चली नहीं सरकार, 2 साल ही चली थी सिर्फ। उसके अंदर क्या होगी, उसकी सरकार गिर गई, यानी सरकार चल ही नहीं पाई थी उनकी। इसका मतलब 5 साल से पहले भी क्या हो सकता है, मध्यवर्ती चुनाव हो सकता है। फिर 1980 के अंदर फिर हमारे जो प्रधानमंत्री बने थे वो इंदिरा गांधी बनी थी। देखो पूरे 5 साल हुए नहीं, 1980 में फिर इंदिरा गांधी आ गई, यानी मध्यवर्ती चुनाव हुए थे और चुनाव के अंदर इंदिरा गांधी की फिर जीत हुई और वो फिर प्रधानमंत्री बन चुकी थी। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये एक अस्थायी सदन है। इसका कार्यकाल तो वैसे तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन साथ में ये अस्थायी है, ये कभी भी भंग किया जा सकता है, मध्यवर्ती चुनाव करवाए जा सकते हैं, इसका फिक्स नहीं होता, स्थायी नहीं है कार्यकाल भी 5 वर्ष का, इसका स्थायी होगा, कभी भंग कर सकते हैं। अब आपको जी ऐसा क्यों होता है, कभी भंग क्यों कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं आज। देखो जो हमारे जो भारत में अपनाई गई ना, वो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। किसको अपनाया गया? संसदीय शासन प्रणाली। इसके अंदर होता क्या है, तो सरकार के 3 अंग हैं, सरकार के 3 अंग कौन कौन से? आप कहोगे जी व्यवस्थापिका है, आप कहोगे जी कार्यपालिका है, और आप कहोगे जी न्यायपालिका है, यानी 3 अंग होते हैं ये। व्यवस्थापिका क्या होते हैं? 3 अंग होते हैं। इसके अंदर जो संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता होती है, भी जो कार्यपालिका का निर्माण होता है ना, वो व्यवस्थापिका से होता है, ये ध्यान रखना। कार्यपालिका का निर्माण किससे होता है? व्यवस्थापिका से होता है। इसी कारण कार्यपालिका क्या रहती है? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है, उत्तरदायी रहती है। पहली बात तो ये है भी व्यवस्थापिका इस पर प्रतिबंध रखती है, क्योंकि इसके प्रति उत्तरदायी है ये। व्यवस्थापिका कभी भी कार्यपालिका को भंग कर सकती है, कभी भी उससे इस्तीफा मांग सकती है, कभी मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर क्या है, जब तक जिस पार्टी को बहुमत रहता है, जिस पार्टी को बहुमत रहता है, तब तक ही उसकी सरकार चल पाती है। यदि उसका बहुमत नहीं रहता या बहुमत उसके पास नहीं है, यानी मान लेते हैं अभी जैसे मान लो कोई सरकार है वो 2 वर्ष तक चली, पहले उसके पास बहुमत था, लेकिन उसके बाद कुछ दल थे उसके अंदर मिली जुली सरकार थी, 2-3 दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी, कुछ दल थे वो उस पार्टी को छोड़कर चले गए, यानी जो सीटें थी वो कम हो गई ना। जैसे मैंने कहा था जनता पार्टी थी ना, उसके अंदर कहते हैं 5 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी। तो 1977 में सरकार बनी थी, वो 5 पार्टी मिलकर एक जनता पार्टी बनाई थी, और जब वो 5 पार्टियां साथ थी तब तक तो 2 वर्ष तक उसकी सरकार चलती रही। जैसे ही कुछ पार्टियां उस पार्टी को छोड़कर निकल गई, यानी अपना समझौता तोड़ दिया, तो उसके पास, उसका मतलब उसके पास सीटें कम हो गई जनता पार्टी के पास, तो जीतने वाले व्यक्ति छोड़कर चले गए, कम हो गई। कम होने के कारण उनको 1979 में क्या देना पड़ा? मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई, यानी उसको इस्तीफा देना पड़ा। तो कहने का मतलब यहाँ पर बहुमत के बिना हमारे सरकार नहीं चल सकती। जब तक सरकार के पास बहुमत रहता है तभी तक वो क्या होती है, सरकार चला पाती है। जैसे ही बहुमत कम होता है वैसे उसको सरकार क्या हो जाता है, इस्तीफा देना पड़ता है। इसी कारण हम कहते हैं लोकसभा क्या होता है, एक अस्थायी सदन होता है। और अगर आपसे पूछे सामान्य, अगर देखो 2 ऑप्शन आ जाए, मैं आपके ऊपर लोकसभा कार्यकाल बताऊँ, इसके अंदर मैं एक ऑप्शन ये दे दूँ 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, एक में मैं दे दूँ ये अस्थायी सदन होता है, एक में मैं दे दूँ ये स्थायी सदन होता है, या एक में मैं दे दूँ ये 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। ये मैं लिख देता हूँ। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप आंसर ये दोगे इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि एक अस्थायी सदन होता है, ये कभी भंग किया जा सकता है। हाँ, अगर मैं इसके साथ ये लिख देता हूँ सामान्यतः 5 वर्ष होता है, सामान्यतः, फिर आपका आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं हो, क्यों होगा? क्योंकि सामान्यतः 5 वर्ष होता है संविधान के अनुसार। पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष तक वो क्या करती है, जब भी पहले बैठक का पहला दिन होता है ना, वहां से लेकर 5 वर्ष पूरे करती है वो, उसके बाद चुनाव होते हैं।
लेकिन ये अस्थायी स्थिति है, इसी कारण चुनाव मध्यवर्ती भी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक हमने जो किया वो राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा के बारे में थोड़ा पढ़ा हमने। ठीक है, उसका जो हमने बैकग्राउंड जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा बताया गया आपको। लोकसभा गठन के अंदर हमने लोकसभा सदस्यों की बात की थी, किस प्रकार सदस्य होते हैं। 530 राज्यों से आते हैं। वर्तमान की बात करें तो 13 संघ राज्यों से आते हैं, 2 होते हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है आर्टिकल 331 के तहत। टोटल वर्तमान में 545 है। इसी प्रकार हमने उसका निर्वाचन में पढ़ा था, भी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष डायरेक्ट वोटिंग के द्वारा, यानी डायरेक्ट इलेक्शन होता है इसमें। राज्यसभा में होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने आर्टिकल 326 पढ़ा, भी 18 वर्ष का जो वयस्क है वो व्यक्ति क्या कर, जिसका मतदाता सूची में नाम है वो MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शासक को वोट देकर जिताकर उसको लोकसभा में भेज सकता है। लोकसभा में वो उसका मेंबर जीत सकता है, उसका व्यक्ति पहुंच सकता है। इस चीज़ को हमने किया। उसके बाद हमने इसका कार्यकाल के अंदर पढ़ लिया। अभी उसका सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन ये अस्थायी स्थिर होता है, ऐसा नहीं फिक्स नहीं होता भी 5 साल होगा ही होगा, यानी 5 साल से पहले भी क्या हो सकता है, वो भंग हो सकता है। ठीक है, आज की क्लास इतनी है। कल हम लोकसभा के बारे में फिर कुछ पढ़ेंगे। थैंक यू।